प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ एस के शुक्ला। आज के वीडियो क्लास में मैं जो अपने पिछले वीडियो क्लास में मैंने 10 प्रश्न आपके लिए दिए थे, उन्हीं 10 प्रश्नों का आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 3 प्रश्न यहाँ लिख रखे हैं, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, द कस्टमर पेड 8037 रुपीज़। द सेंटेंस साउंड्स करेक्ट। जब भी किसी संख्या को हम वर्ड्स में लिखते हैं, तो अगर संख्या 100 से ज़्यादा हो तो जो भी लास्ट वाली संख्या होती है उसको एंड से ज़रूर हम जोड़ देते हैं। तो इसमें 8037 है, तो यहाँ जो 37 जो है लास्ट वाला अंक, उसके पहले हमको एंड लगाना पड़ेगा, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एंड मिसिंग है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द कस्टमर पेड 8037 रुपीज़। तो ये आपको ध्यान में इस बात को रखनी है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, द रेन फेल डाउन मोर हैविली। इस प्रश्न में थोड़ी सी गहराई है, इसको आपको समझने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है वो नेचुरल होता है। जैसे मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं, जैसे रेन हो गया, या स्नो हो गया, या लीव्स हो गए, या टीयर्स हो गए। तो जब इनकी बात करते हैं, जब ये नीचे गिरते हैं, जो बारिश नीचे गिरे, या स्नो नीचे गिरे, या लीव्स नीचे गिरे, या टीयर्स नीचे गिरे, तो इनके लिए कभी भी हम फेल डाउन का यूज नहीं करते हैं। फेल डाउन इज इनकरेक्ट। इनके लिए सिर्फ हम फेल का यूज करेंगे। वी विल ओनली यूज फेल या फॉल। फॉल डाउन का हम यूज नहीं करेंगे। फेल तो पास्ट फॉर्म हो गया, फॉल का सिर्फ हम यूज करेंगे। दे टेक ओनली फॉल, नॉट फॉल डाउन। तो जब नेचुरल डाउनवर्ड्स मूवमेंट इन चीजों का हो तो हम सिर्फ फॉल यूज करते हैं, फॉल डाउन नहीं यूज करते हैं। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, द रेन फेल डाउन मोर हैविली। तो यहाँ पे सिर्फ हम डाउन को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि माई नेबर हैज अ क्यूट स्मॉल चाइल्ड ऑफ 3 years। तो इस सेंटेंस में दो मिस्टेक्स हैं। पहला मिस्टेक क्या है? पहला मिस्टेक ये एक्सप्रेशन है, अ क्यूट स्मॉल चाइल्ड। तो जब भी कोई एडजेक्टिव लग जाए तो वहां स्मॉल की जगह हम लिटिल को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पहला मिस्टेक क्या है, यहाँ स्मॉल नहीं लिखेंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, अ क्यूट लिटिल चाइल्ड। तो जब भी एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के साथ स्मॉल नहीं बल्कि लिटिल लगाते हैं। और दूसरा मिस्टेक यहाँ पे ये, यहाँ पे उम्र को बताने के लिए हम सिर्फ नंबर का यूज करेंगे, यहाँ पे ईयर्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, माई नेबर हैज अ क्यूट लिटिल चाइल्ड ऑफ 3। ठीक है, दैट इज द मिस्टेक दैट दिस सेंटेंस कंटेन्स। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल क्या है? हमारा चौथा सवाल है, मैं इसको लिख रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। चौथे सवाल में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, उसको जरा हम लोग देखते हैं। एक सेंटेंस में मैंने एक से ज्यादा मिस्टेक दी है ताकि आप उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करें और सेंटेंस को करेक्ट करें। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? तो उस फोर्थ क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एवरीबडी वांट टू enjoy all the facilities whether they deserve it or not। तो जरा इस प्रश्न को पढ़िए। जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस में, इस प्रश्न के अंदर ये जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट जो है एवरीबडी है। एवरीबडी इज कंसीडर्ड सिंगुलर। तो पहला मिस्टेक यहाँ पे ये है कि यहाँ वांट हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ वांट्स की जगह सिंगुलर वर्ब वांट्स का यूज करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वांट्स टू एंजॉय ऑल दी फैसिलिटीज। अगर यहां तक तो सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल सही है। जैसे ही वेदर के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दो प्रोनाउंस लगे हुए हैं, एक दे और एक लगा है इट। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दे जो है एवरीबडी के लिए आ रहा है,
तो एवरीबडी के लिए हम यहाँ दे का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ही का प्रयोग करते हैं। जनरली मेल जेंडर यूज होता है, और उसके बाद जब यहाँ ही यूज हो जाएगा तो यहाँ डिजर्व नहीं लगेगा, यहाँ पे हम डिजर्व्स यूज करेंगे। और दूसरा मिस्टेक भी यहाँ पे इसमें प्रोनाउन से रिलेटेड ये है इट। इट जो है बेसिकली प्रोनाउन आ रहा है फैसिलिटीज के लिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फैसिलिटीज प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसके लिए देम का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न में तीन मिस्टेक्स मैंने रखे थे, एक सब्जेक्ट वर्ब वाला मिस्टेक था और दो जो था प्रोनाउन से रिलेटेड मिस्टेक था। आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, इसको हम जरा देखते हैं क्विकली। मैं इसको मिटा के उसको मैं लिखता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमारा पांचवा सवाल है ईच आवर, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज ईच आवर्स, यहां पे मैंने जानबूझकर इसमें एक से ज्यादा मिस्टेक्स किए हैं। ईच आवर्स ब्रिंग देयर ड्यूटीज एंड responsibilities with them। तो इस प्रश्न में भी मल्टीपल मिस्टेक्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ईच के तुरंत बाद ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच के बाद आने वाला नाउन जो है प्लूरल रखा गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, या अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ईच, आइदर, नाइदर या एवरी के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो पहला मिस्टेक तो यहाँ आवर्स ही है, यहाँ पे हम इसको आवर कर देंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वर्ब से रिलेटेड मिस्टेक है, डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो दूसरा मिस्टेक आपका ब्रिंग है, यहाँ पे हमको ब्रिंग्स यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद दो मिस्टेक प्रोनाउन से रिलेटेड है, यहाँ पे एक मिस्टेक है देयर और दूसरा मिस्टेक है देन। तो देयर जो है पोसेसिव केस में है, तो आवर के लिए हम प्लूरल वाला पोसेसिव केस नहीं सिंगुलर यूज करेंगे, यहाँ पे हम इट्स यूज करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव वाले सेंटेंस में पोसेसिव केस का जो प्रोनाउन लगता है वो भी सिंगुलर होता है इट्स, और यहाँ पे देम की जगह इट का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ इट। यहाँ पे आवर की बात हो रही है तो हमको सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ प्रोनाउन से भी रिलेटेड मिस्टेक है, नाउन से भी रिलेटेड मिस्टेक है और वर्ब से भी रिलेटेड मिस्टेक है। आई होप यू हैव गॉट इट। लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन। हम अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें भी एक से ज्यादा मिस्टेक है, तो इन मिस्टेक्स को हम लोग टैकल करेंगे। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियाज कोरोना स्ट्रेटेजी is far more superior than अमेरिका। तो इस सेंटेंस को देखने से ही लग रहा है कि यह सेंटेंस कॉम्परेटिव का है। यहां दो चीजों के बीच में तुलना हो रही है। किसके किसके बीच में तुलना हो रही है? भारत के कोरोना स्ट्रेटेजी की तुलना अमेरिका के कोरोना स्ट्रेटेजी से हो रही है। लेकिन जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ अमेरिका लिखा हुआ है, तो तुलना अनइक्वल कंपैरिजन है। यहाँ पे आप भारत के कोरोना स्ट्रेटेजी की तुलना अमेरिका देश से नहीं कर सकते हैं। तो पहला मिस्टेक तो यहीं पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अमेरिका की जगह अमेरिकाज कर देना है, अमेरिकाज। तब ये सेंटेंस सेंस देने लगेगा कि यहाँ पे तुलना भारत की कोरोना स्ट्रेटेजी की तुलना अमेरिका के कोरोना स्ट्रेटेजी से हो रही है। तो फर्स्ट मिस्टेक इज हियर। सेकंड मिस्टेक जो है, सुपीरियर एक ऐसा कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव है
दिस इज सुपीरियर इटसेल्फ इज ए कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव, जिसके बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा मिस्टेक आपके सामने है। और तीसरा मिस्टेक जो है, यहाँ पे मैंने मोर लगा दिया है। कॉम्परेटिव के पहले हम मोर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री का है तो उसके पहले अगर मोर लगा देंगे तो वो डबल कॉम्परेटिव हो जाएगा। तो सिर्फ हम फार रहने देंगे तो करेक्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इंडियाज कोरोना स्ट्रेटजी इज फार सुपीरियर टू अमेरिकाज। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न जो है बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। इट इज सिंपल एज वेल एज इंटरेस्टिंग। लेट्स सी द सेवेंथ क्वेश्चन दैट आई गेव यू इन माय लास्ट वीडियो। तो सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन जो है वो तालिबान से रिलेटेड है। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि द तालिबान rule is universally condemned by all। ये बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है कि तालिबान रूल को यूनिवर्सली कॉन्डेम्ड किया जा रहा है, उसकी आलोचना पूरे विश्व स्तर पे हो रही है। तो जब इसमें मैंने यूनिवर्सली लगा दिया तो यूनिवर्सली का मतलब ही होता है सबके द्वारा। तो यहाँ इस सेंटेंस में बाय ऑल जो लगाया गया है ये रिडंडेंट एक्सप्रेशन है, दिस इज सुपरफ्लुअस और इट इज एन अननेसेसरी एक्सप्रेशन यूज्ड हियर। हमारा सेंटेंस यहीं पे करेक्ट हो जाएगा। द तालिबान रूल इज यूनिवर्सली कॉन्डेम्ड। यहाँ बाय ऑल जो है ये सेंस यूनिवर्सली ही दे रहा है, तो अलग से इसको लगाने की जरूरत नहीं। अब आठवें प्रश्न के लिए को देखते हैं। आठवां प्रश्न जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा इसको हम देख लेते हैं आठवें प्रश्न को। उसके बाद पहले मैं इसको लिख लेता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है, आठवां प्रश्न है ड्यूरिंग द period of war, during the period of war they suddenly came across old friend, they suddenly came across old friend who was known to them for many years। तो इस सेंटेंस में भी एक से ज्यादा मिस्टेक्स हैं, उन सारे मिस्टेक्स को हम ट्रैक करेंगे। तो सेंटेंस को हम पढ़ते जाएंगे तो मिस्टेक अपने आप पता चलते जाएगा। तो आगे सेंटेंस में स्टार्ट हो रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वॉर। तो जहां भी सेंटेंस में ड्यूरिंग लग जाता है तो इसके अंदर ही पीरियड समाहित होता है। तो हमको यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जो है ये अननेसेसरी है, आप इसको हटा सकते हैं। सिर्फ लिखेंगे ड्यूरिंग द वॉर, आप इसको सिर्फ लिखिएगा ड्यूरिंग द वॉर। इसमें अगला मिस्टेक है केम अक्रॉस। केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना। तो केम अक्रॉस के अंदर ही सडनली का सेंस आ रहा है, तो यहाँ भी सडनली जो है रिडंडेंट है, हम सडनली को काट के हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस यहाँ तक करेक्ट हो जाएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड फ्रेंड, तो यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो जहां भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल हम लगा देंगे, तो इससे क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे ओल्ड फ्रेंड की जगह हमको लगाना पड़ेगा एन ओल्ड फ्रेंड। एंड लास्ट क्लाउज में भी एक मिस्टेक है, क्या कह रहा है कि हु वाज नोन टू देम फॉर मेनी इयर्स। तो यहाँ पे जब भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात हो तो हमको परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे was की जगह हम had been का यूज कर देंगे, who had been known to them for many years।
तो इस तरीके से इस सेंटेंस में तीन तीन मिस्टेक्स हैं। ड्यूरिंग जहां लगता है वहां पीरियड नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ सेंटेंस को लिखेंगे ड्यूरिंग द वॉर दे केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड who had been known to them for many years। तो इसमें तीन नहीं एक्चुअली चार चार मिस्टेक्स हैं। एक had been यहाँ पे, एक सडनली हटेगा और एक द पीरियड ऑफ को हम हटा देंगे और यहाँ ओल्ड फ्रेंड की जगह आर्टिकल एंड का प्रयोग कर देंगे। तो ये इसमें चार मिस्टेक्स हैं। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ जरा बढ़ते हैं। पहले मैं इसको मिटा लूं, उसके बाद मैं उसको लिख के और एक्सप्लेन करता हूं। We'll see the 9th question and I will explain that 9th question to you. तो सबसे पहले मैं 9th क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 9th क्वेश्चन, इट इज high time you come to me. It is high time you come to me as I am looking forward to meet. I am looking forward to meet you for a long time. तो इस प्रश्न में भी एक से ज्यादा मिस्टेक मैंने दिया है। पूरे सेंटेंस को हम बढ़िया से पढ़ेंगे तो ये सारे मिस्टेक्स अपने आप पता चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इट इज हाई टाइम से। तो याद रखिएगा कि इट इज हाई टाइम, इसके बाद जब भी कोई क्लॉज लगता है तो वो क्लॉज हमेशा सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ यू कम, तो यहाँ कम गलत है, यहाँ पे हम कम को केम कर देंगे तो हमारा सेंटेंस यहाँ तक करेक्ट हो जाएगा। इट इज हाई टाइम यू केम टू मी, V2 का यहाँ यूज करेंगे तब ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लॉज में एज के बाद अगला क्लॉज लिखा हुआ है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ भी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड की जगह यहाँ पे हम आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मी। तो याद रखिए एक और मिस्टेक इसमें है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा बिफोर लगता है। तो दूसरा मिस्टेक यहाँ हैव बीन लगेगा और तीसरा मिस्टेक यहाँ मीट नहीं होगा, यहाँ पे मीटिंग हो जाएगा, तब ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या है? इट इज हाई टाइम यू केम टू मी एज आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें भी तीन मिस्टेक्स थे। तो इसको गहराई से जब आप पढ़ेंगे तो इन सारे मिस्टेक्स को आप डिटेक्ट कर पाएंगे। जरा सा हम लोग अपना आखिरी प्रश्न को देखते हैं। इसको मैं मिटा के पहले लिखूंगा और उसके बाद I will give you the explanation. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। Let's see the 10th question. Let me write the 10th question first. Then we 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कि we can't use the sports hall. We can't use the sports hall yet because it is still building. तो ये बड़ा सा सिंपल सा सवाल है। We cannot use the sports hall. यहाँ तक सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। We cannot use the sports hall. हम स्पोर्ट्स हॉल को यूज नहीं कर सकते हैं yet, अभी तक। बिकॉज के बाद एक नया क्लॉज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इट इज स्टिल बिल्डिंग। इट यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स हॉल के लिए एक प्रोनाउन यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो
इस सेंटेंस में जो वॉइस यूज किया गया है ये एक्टिव वॉइस है। दिस इज एक्टिव वॉइस हियर। एक्टिव वॉइस का प्रयोग तब करते हैं जब सब्जेक्ट एक्शन करता है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स हॉल जो है ये बिल्डिंग का एक्शन नहीं करेगा, बल्कि स्पोर्ट्स हॉल को बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स हॉल के साथ एक्शन होगा। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस की जगह हमें पैसिव का यूज करना पड़ेगा। तो हम पैसिव का यूज, यही यहाँ पे ये क्लॉज जो है ये गलत है, एक्टिव वॉइस में यूज किया गया है, इसको हम पैसिव में यूज करेंगे। इसको हम बना देंगे इट इज स्टिल बीइंग बिल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज स्टिल बीइंग बिल्ट, इसका मतलब कि इसे अभी भी बनाया जा रहा है। तो स्पोर्ट्स हॉल को बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स हॉल नहीं बनाएगा। तो यहाँ एक्टिव वॉइस की जगह हमको पैसिव वॉइस यूज करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 तरह के प्रश्न दिए थे और हर प्रश्न में एक दो प्रश्नों को छोड़कर हर प्रश्न में मैंने एक से ज्यादा मिस्टेक दिए थे। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। If you like my class, you must subscribe my channel and you also must share it among your friends. Thanks for watching.